नमस्कार, मैं हूं अरुण और स्वागत करता हूं आपका ब्लॉग एंड ज़ेल में। पिछले वीडियो को किसी रीजन से रोकना पड़ा था। हम नॉर्थ अमेरिका की इन ग्रेट लेक्स के बाद इन झीलों के बारे में डिस्कस करने जा रहे थे, तभी वीडियो को रोकना पड़ा था। कोई बात नहीं, जो बची हुई चीज़ें हैं उनको इसमें डिस्कस कर लेते हैं। कनाडा के बारे में आज का वीडियो, कनाडा जो देश है उसके बारे में जो भी फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊपरी कंट्री है कनाडा। कनाडा के बारे में हम जानते हैं, हमने देख लिया है, अभी तक हमने जाना ये एशिया, यूएसए, ये भी अलास्का जो है यूएसए का पार्ट है, जो कनाडा के पूर्व में है। कनाडा के पूर्व में तो अलास्का और रूस यानी कि नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच में एक जलसंधि पड़ती है, बेरिंग जलसंधि, जो चुक्की सागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है। हम परिचय में ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में। ऊपर की ओर आते हैं, बीफोर्ड सागर पड़ता है, फिर हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी के बगल में ही एक छोटी सी खाड़ी है, उसे बोलते हैं जेम्स की खाड़ी। ये छूटा हुआ था। जो भी छूटी हुई चीज़ें हैं हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। कनाडा के वीडियो को लेते हुए जेम्स की खाड़ी, इसे बोलते हैं जेम्स की खाड़ी। ये वाला जो एरिया है इसे बोलते हैं जेम्स की खाड़ी। जेम्स की खाड़ी के ऊपर ये उनगांव प्रायद्वीप है। उनगांव प्रायद्वीप और बैफिन द्वीप के बीच में, उनगांव प्रायद्वीप और बैफिन द्वीप के बीच में पड़ती है हडसन जलसंधि। यहाँ हडसन की खाड़ी है, हडसन की खाड़ी के नाम पे ही हडसन जलसंधि का नाम पड़ा था। तो यहाँ पे है हडसन जलसंधि। इससे आगे बढ़ते हैं तो बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड के बीच में डेविस जलसंधि है। डेविस जलसंधि बैफिन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर को जोड़ती है। ये पूरा लैब्राडोर सागर है। लैब्राडोर सागर बहुत ही फेमस सागर है। अगर बात करें तो जो टाइटैनिक जहाज डूबा था वो इसी एरिया में डूबा था, एक हिमखंड से टकरा गया था और टूट गया था लास्टली। ये वही एरिया है लैब्राडोर सागर का। तो लैब्राडोर सागर और बैफिन की खाड़ी को जोड़ती है कौन सी जलसंधि? डेविस जलसंधि। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखेंगे। डेविस जलसंधि किसके बीच में पड़ती है? बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड के बीच में पड़ती है डेविस जलसंधि। पिछले वीडियो में मिस्टेक क्या हुई थी कि यहां पे उनगांव प्रायद्वीप बताया गया था और उनगांव प्रायद्वीप और ग्रीनलैंड के बीच में मैंने शायद डेविस जलसंधि बता दी थी, तो उसे अमेंड कर लीजिएगा। बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड के बीच में है डेविस जलसंधि। बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड के बीच में कौन सी जलसंधि है? डेविस जलसंधि। ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये है लारेंसियन पठारी इलाका है, थोड़ा सा लारेंसियन पठार, ठीक है। यहां जो नीचे देख रहे हैं आप, यह है न्यू फाउंडलैंड द्वीप कनाडा के ही अधिकार क्षेत्र में है। कनाडा का सबसे पूर्वी छोर न्यू फाउंडलैंड द्वीप पे ही, जिसे बोलते हैं कैप स्फीयर। याद रखेंगे, पूर्वी किनारा और पश्चिमी किनारा हर कंट्रीज का। तो कनाडा का सबसे पूर्वी किनारा है कैप स्फीयर और सबसे पश्चिमी किनारा है सेंट माउंट इलियास। यहां पे लिखा हुआ है मैंने, सेंट माउंट इलियास सबसे पश्चिमी छोर है कनाडा का, और कनाडा का न्यू फाउंडलैंड द्वीप पे कैप स्फीयर सबसे पूर्वी छोर है। नीचे की ओर आते हैं, यहां सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। सेंट लॉरेंस की खाड़ी में ये सेंट लॉरेंस नदी है, सेंट लॉरेंस नदी जो सेंट लॉरेंस की खाड़ी में आके गिरती है, ठीक है। जानकारी के लिए जान लेते हैं कि कनाडा और यूएसए के बीच में हम डिस्कस कर चुके हैं। बॉर्डर कौन बनाता है? 40, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। कनाडा और यूएसए के बीच में 49 डिग्री समानांतर, 49 डिग्री अक्षांश रेखा, ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस नदी बॉर्डर साझा करती हैं। ये जो ग्रेट लेक्स वाला एरिया है, ग्रेट लेक्स की बात करें तो ग्रेट लेक्स में सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इर्री और ओंटारियो मैंने यहां थोड़ा बड़ा बनाया हुआ है क्योंकि जो कनाडा है, कनाडा के ज्यादातर जो सिटीज हैं औद्योगिक क्षेत्र से जो इंपॉर्टेंट हैं और जो फेमस सिटीज हैं वो ओंटारियो के किनारे ही बसे हैं। ये जो एरिया है ग्रेट लेक्स वाला, ये दोनों देशों की, दोनों कंट्रीज जो है कनाडा और यूएसए, दोनों की लिहाज से बहुत ही विकसित एरिया है। जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं ज्यादातर इसी एरिया में। कनाडा की ज्यादातर आबादी पूर्वी क्षेत्र में ही रहती है, इन्हीं एरियाज के आसपास, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हमारा पिछला वीडियो यहीं पे ब्रेक हुआ था। हम ये जो झीलें आप देख रहे हैं, कनाडा में कुछ झीलों का भी निर्माण हुआ है। इन झीलों का नाम दिया गया है, इन्हें
कनाडियन सील्ड की भी झीलें बोला जाता है। कनाडियन सील्ड की झीलें इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो एरिया है ये पूरा एक सील्ड, एक चट्टान की तरह है और एक ऐसा दृढ़ भूखंड है जो पूरा का पूरा भूकंप फ्री है। ना तो यहां कभी भूकंप आता है, ना भूस्खलन होता है, कुछ भी नहीं होता इस एरिया में। तो इन्हें कनाडियन सील्ड की झीलें बोला जाता है। कनाडियन सील्ड की झीलों का क्रम पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। तो ये है ग्रेट बियर, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावस्का, अथावस्का, नाम जरूर याद रखेंगे। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावस्का, रेडियर, रेडियर और विनीपेग, विनीपेग। इन झीलों का नाम याद रखेंगे। क्रम इनका पूछ लिया जाता है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावस्का, रेडियर और विनीपेग। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावस्का, रेडियर और विनीपेग, ये झीलें हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर, ये क्रम है इनका। ग्रेट स्लेव से, जो ग्रेट स्लेव झील है वहां से एक नदी निकलती है जिसे बोलते हैं मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी, मैकेंजी नदी ग्रेट स्लेव से निकलती है और ऊपर की ओर ब्यूफोर्ट सागर में जाकर गिर जाती है। ब्यूफोर्ट सागर में अपना मुहाना बनाती है। ग्रेट स्लेव से निकलती है मैकेंजी झील, ठीक है। ग्रेट स्लेव से निकलती है और ऊपर की ओर जाकर ब्यूफोर्ट सागर में अपना मुहाना बनाती है। एक फेमस नदी है यूकर नदी। यूकर नदी भी, यूकर नदी, एक नदी है यूकर नदी। यूकर नदी कनाडा के पठारी क्षेत्रों से निकलती है और अलास्का की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। यहां पे है अलास्का की खाड़ी, अलास्का की खाड़ी, ठीक है। अलास्का की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। दो फेमस नदियां और हैं, चर्चिल नदी और नेल्सन नदी। चर्चिल और नेल्सन नदी हडसन की खाड़ी में गिरती है। इनका नाम याद रखें, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चर्चिल नदी किस देश में बहती है, नेल्सन नदी किस देश में बहती है। तो यूकर नदी, चर्चिल और नेल्सन नदी, ये तीनों नदियां कनाडा में ही बहती हैं। और एक नदी है कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी जो है रॉकी पर्वत को काटती हुई दो देशों में बहती है, कनाडा और यूएसए को भी कवर करती है। कनाडा और यूएसए को कवर करती हुई सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाके गिरती है। अगले वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, इधर की ओर आते हैं तो यहां बैकवर्ड द्वीप है। बैकवर्ड द्वीप और जो मेन कनाडा है, जो मेन भूखंड है, बैकवर्ड द्वीप भी कनाडा के अधिकार क्षेत्र में है। बैकवर्ड द्वीप और कनाडा के बीच में यहां पे एक जल संधि है जिसे हमने डिस्कस कर लिया था, बोलते हैं जुआन डी फुगा, जुआन डी फुका, जुआन डी फुका की जल संधि। जुआन डी फुका की जल संधि बैकवर्ड द्वीप और कनाडा के बीच में है, ठीक है। बैकवर्ड द्वीप कनाडा का सबसे बड़ा बंदरगाह है। बैकवर्ड द्वीप पर कनाडा का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह बैकवर्ड द्वीप में ही है। और जो ट्रांस कनाडियन रेलवे है, ट्रांस कनाडियन रेलवे की बात करें, एक रेलवे है ट्रांस कनाडियन रेलवे जो यहां से स्टार्ट होता है। यहां पे एक न्यू फाउंडलैंड में एक जगह है सेंट जॉन्स, जिसे बोलते हैं सेंट जॉन्स। सेंट जॉन्स से स्टार्ट होती है, ऐसे आती है मॉन्ट्रियल और क्यूबेक, यहां पे दो औद्योगिक क्षेत्र हैं ओंटारियो नदी के किनारे। यहां पे इनको जोड़ती हुई औद्योगिक क्षेत्रों को यहां से रॉकी पर्वत को क्रॉस करती हुई बैकवर्ड द्वीप तक आती है। सबसे बड़ी, कनाडा की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है ट्रांस रेलवे, जो थ्रू एंड थ्रू है, जो न्यू फाउंडलैंड द्वीप से स्टार्ट होती है और बैकवर्ड द्वीप पे आके खत्म होती है। सेंट जॉन्स यहां पे एक जगह है न्यू फाउंडलैंड द्वीप में, वहां से यहां तक आती है बैकवर्ड द्वीप में, ठीक है। और माउंटेल, क्यूबेक और मॉन्ट्रियल को जोड़ती हुई आती है, ठीक है। और एक रेलवे है, मैंने यहां पे लिखा हुआ है ट्रांस कनाडियन रेलवे, सेंट जॉन से बैकवर्ड द्वीप तक, सेंट जॉन्स वहां पे है, बैकवर्ड द्वीप तक आती है। मॉन्ट्रियल और क्यूबेक औद्योगिक जो क्षेत्र हैं इनको कवर करती हुई आती है। कनाडियन राष्ट्रीय रेल मार्ग कहां पे है? हैलिफैक्स टू प्रिंस रूपर्ट तक, हैलिफैक्स टू प्रिंस रूपर्ट, ये मेन भूखंड में ही है। यहां पे हैलिफैक्स और यहां पे है प्रिंस रूपर्ट। प्रिंस रूपर्ट यहां पे है, प्रिंस रूपर्ट और यहां पे है हैलिफैक्स। इनके बीच में कनाडियन राष्ट्रीय रेल मार्ग गुजरता है, ठीक है। तो दो फेमस रेल मार्ग हैं, ट्रांस कनाडियन रेलवे और कनाडियन राष्ट्रीय रेल मार्ग, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्रों की बात करें अगर, ये ओंटारियो झील है, यहां पे मैंने अलग से बनाने की कोशिश की है ओंटारियो झील। ओंटारियो झील में
के किनारे जो औद्योगिक क्षेत्र बसे हैं वो कौन कौन से हैं, इनका क्रम जरूर याद रखिएगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, यानी कि उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से ऊपर। सबसे ऊपर है क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, टोरंटो और हैमिल्टन। क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, टोरंटो और हैमिल्टन। क्यूबेक जो है वो, क्यूबेक जो है बंदरगाह है, कनाडा का बंदरगाह। मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल जो है वायुयान निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, एयरक्राफ्ट निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। टोरंटो वित्तीय राजधानी बोली जाती है, वित्तीय राजधानी बोला जाता है। कनाडा का वित्तीय राजधानी क्षेत्र है टोरंटो। टोरंटो जो ऑन्ट्रियल नदी झील के किनारे ही और ओंटारियो झील के किनारे ही बसा हुआ है टोरंटो। हैमिल्टन, हैमिल्टन लौह उद्योग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। हैमिल्टन जो है लौह उद्योग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो इनका क्रम याद रखिएगा, क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, उत्तर से दक्षिण की ओर देख लेते हैं, क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, टोरंटो और हैमिल्टन। ठीक है, आगे बात करें तो विनिपेग देख रहे हैं, विनिपेग झील है। विनिपेग झील के आसपास का एरिया वो गेहूं के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। गेहूं के उत्पादन के लिए ये एरिया बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, गेहूं के उत्पादन के लिए। यहां मैंने कुछ लिखा हुआ है, विनिपेग सिटी के नाम पे ही इस झील का नाम इस झील के नाम पे ही विनिपेग सिटी एक है, वहां विनिपेग सिटी का नाम पड़ा है। और गेहूं उत्पादन के लिए वो सिटी बहुत ज्यादा फेमस है। मैंने यहां लिखा हुआ है बैकवर्ड, ये सबसे बड़ा बंदरगाह है, बड़ा बंदरगाह। बैकवर्ड द्वीप पर सबसे बड़ा बंदरगाह है। कलगैरी जो है वो खनिज तेल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। कलगैरी एक जगह है, कलगैरी खनिज तेल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। आगे देखते हैं तो निकिल के लिए फेमस है। यहां पे मैंने लिखा हुआ है वाईसी और सडबरी की खान। वाईसी और सडबरी की खान, वाईसी की खान यहां पे पड़ती है जो निकिल उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। यूरेनियम उत्पादन में भी कनाडा का बहुत बड़ा स्थान है। यूरेनियम उत्पादन के लिए ये जो अथावस्का झील है, अथावस्का झील के आसपास का क्षेत्र यूरेनियम उत्पादन के लिए और यूरेनियम स्टोरेज के लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग अपना स्थान बना लेता है। कभी नंबर 1 रहता है उत्पादन के मामले में, तो कभी भंडारण के मामले में, है ना। अथावस्का झील के आसपास का क्षेत्र, ये अथावस्का झील है, इसके आसपास के क्षेत्र। स्लेव, ग्रेट स्लेव के बारे में बताया। ग्रेट स्लेव से मैकेंजी नदी निकलती है और वुडफोर्ड सागर में जाकर गिरती है। ग्रेट बियर सबसे उत्तरी झील है कनाडा की। ठीक है, यूरेनियम के लिए फेमस है अथावस्का के आसपास। और मैक ऑर्थर नदी है एक, मैक ऑर्थर नदी भी यूरेनियम के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। अगर सीसे जस्ते की बात करें तो सीसा जस्ता के लिए सुलिबान खान बहुत ज्यादा फेमस है सीसा जस्ता के लिए। और ये कहां पे है सुलिबान खान? कनाडा में ही है। कई बार पूछ लिया जाता है मैचिंग के लिए, क्योंकि सीसा जस्ता उत्पादन के लिए किस क्षेत्र का कौन सा एरिया बहुत ज्यादा फेमस है ना। तो मैचिंग के लिए भी याद रखेंगे सुलिबान खान बहुत ज्यादा फेमस है सीसा जस्ता उत्पादन के लिए। निकिल के लिए वाइपा की खान। अथावस्का हमने अभी डिस्कस किया, अथावस्का यूरेनियम के लिए। और कौन सी है? मैक ऑर्थर नदी। ये कनाडा के बारे में है। कनाडा के बारे में पर्वतों की अगर बात करें तो रॉकी पर्वत तो क्रॉस कर ही रहा है। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी यहीं पे पाई जाती है, कनाडा में ही, हम डिस्कस कर चुके हैं। सेंट लॉरेंस नदी सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाकर गिरती है, जो बॉर्डर साझा करती है कनाडा और यूएसए का। और ग्रेट लेक्स वाला एरिया की बात करें तो ग्रेट लेक्स के आसपास प्रेरी घास के मैदान बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। प्रेरी घास के मैदान के ऊपर अगर जाएंगे तो टुंड्रा वनस्पतियां पाई जाती हैं। टुंड्रा वनस्पतियों के ऊपर अगर जाएंगे तो टैगा वनस्पतियां। जो भी पहाड़ी इलाके हैं वहां पे वनस्पतियां ऐसी ही पाई जाती हैं। सबसे पहले जो नॉर्मल मैदानी भाग होगा, जो उसके तुल्य जलवायु होगी, उस टाइप की घासें, प्रेरी, स्टेपीज और पुष्टाज घास के मैदान, जो भी घास के तुल्य जलवायु होगी वो घास के मैदान पाए जाएंगे। तो यहाँ पे प्रेरी घास के तुल्य जलवायु है, तो प्रेरी घास का मैदान, उसके ऊपर टुंड्रा वनस्पतियां, उसके ऊपर ऊंचाई पर जाने पर टैगा वनस्पतियां, ये पाई जाती हैं कनाडा में। ठीक है, तो ये कनाडा के बारे में था। कनाडा का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम मिलते हैं नए देश यूएसए के साथ। कनाडा के नीचे यूएसए, फिर मध्य अमेरिकन कंट्री, उसके बाद अगले महाद्वीप को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।